नमस्कार। 9 नवंबर 2025 को जो था वो कंडक्ट किया गया था टैट का एग्जाम। तो टैट का एग्जाम एचपी बोस के द्वारा कंडक्ट किया गया था, परंतु हम क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से ही देखेंगे। बाकी के टैट के पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु फिलहाल इस टैट के पेपर को आप देखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो हिमाचल जीके के हो, चाहे वो ओवरऑल जीके के क्वेश्चन हो। आपके टीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, परंतु डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ें कवर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, जेवीटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप टाइमली रजिस्टर कर लेना, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम जो है आप तैयारी के लिए बच गया है। अभी क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोलते हैं वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल लोकेटेड। तो बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट टेम्पल है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। देखिए, ये टेम्पल इंडिया में स्थित नहीं है। अब ये टेम्पल इंडिया में जब नहीं है तो ये टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये टेम्पल जो है वो अंकोर वाट मंदिर इसको बोलते हैं, और ये टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, ये कंबोडिया में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये अंकोर वाट मंदिर आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कंबोडिया में स्थित है। तो ये कंबोडिया का मंदिर स्थित जो है वो आपको पता चल के बस इतना सा ही यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि ये मंदिर कहाँ पर है और इस मंदिर का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज वियना द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना। बोलते हैं ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है, और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूबे नदी, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके ऊपर एचएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा मत सोचना कि टैट के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं, एचएएस में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रिवाइज करते हैं। देखो, ये जो डेन्यूबे नदी है ना, ये डेन्यूबे नदी जो है वो यूरोप की मेजर नदी है और बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जो इसके किनारे स्थित हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वियना हमने पढ़ा, बेलग्रेड जो है वो इस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हंगरी की कैपिटल जो बुदापेस्ट है, बुदापेस्ट भी जो है वो इसी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो टिब्बर नदी दिया गया है, टाइबर नदी जो दिया गया है। ये टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो रोम, इटली की कैपिटल है रोम, ये जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। एक जो है वो यहाँ पर राइन रिवर जो है वो दिया गया है। राइन रिवर जो है वो इसके किनारे कौन सी सिटी स्थित है, तो जर्मनी की जो है वो बॉन सिटी एक आती है, बॉन इसके किनारे स्थित है। बेसल सिटी है, रोटरडैम है, ये सारी सिटीज जो है वो बोन राइने नदी के किनारे जो है वो आती हैं। यहाँ पर नाइल नदी जो है वो दिया गया है, इसको नील नदी भी बोला जाता है। इजिप्ट का जो कायरो शहर है, कायरो शहर जो है वो इस नदी के किनारे जो है वो स्थित है, इजिप्ट का, ये आपने ध्यान रखना है। और सूडान का जो है वो खार्टूम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सूडान का जो है ये खार्तूम शहर है, एक खार्तूम शहर, ये भी इस नाइल नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये तो हो गया ऑप्शंस आपके पास जो दिए गए थे। वैसे ही आप और भी नदियों के बारे में ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो गोमती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। इंडिया का ही ऐसा और क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिया जाता है कि आपका आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे जो है वो अयोध्या स्थित है। ठीक है, तो ये इंडियन सिटीज़ हैं, कुछ फेमस इंडियन सिटीज़, उनके बारे में भी आपको पता चलता है यहाँ से। वैसे पाकिस्तान में लाहौर आता है, लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी हिमाचल से होती हुई जो है वो जाती है। बाकी लाहौर शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। तो ये सब यहाँ से नोट करना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने इंडियन स्टेट से होकर जो है वो गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर जो है वो गुजरता है। यहाँ पर पूछा गया था कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश जो है वो आता है, मध्य प्रदेश के अलावा जो है वो छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड जो है वो आता है, झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल जो है वो आता है, वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के अलावा जो है वो मिजोरम आता है। इन शहरों से होकर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो निकलती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कई बार लैटिट्यूड पूछ लिया जाता है, तो इसका लैटिट्यूड कितना है, 23
0.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो इसका लैटिट्यूड जो है वो आता है, ये इसका लैटिट्यूड आता है। तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिल गई कि ये कितने इंडियन स्टेट से होकर गुजरता है, इसका लैटिट्यूड जो है वो क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ लार्जेस्ट वेदा एमंग द वेदास। तो बोलते हैं कि लार्जेस्ट वेदा जो है वो कौन सा, सबसे बड़ा वेद जो है वो कौन सा है। तो अगर हम वेदों की बात करते हैं तो लार्जेस्ट वेदा जो है वो हमारा ऋग्वेद जो है वो आता है। ऋग्वेद आपने ध्यान रखना है, ऋग्वेद जो है वो लार्जेस्ट वेद आता है। अब वेदों के बारे में भी क्वेश्चन अलग अलग जो है वो पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदों के बारे में, अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा टफ करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना है, तो वो क्या क्वेश्चन जो है वो वेदों के बारे में पूछ लेगा। वो वेदों के बारे में पूछ लेगा, जैसे कि ऋग्वेद के बारे में जो है वो पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद के साथ जो है वो कौन से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तो ऋग्वेद के साथ 2 ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण आते हैं, एक कौस्तिकी ब्राह्मण जो है वो आते हैं। वैसे ही यजुर्वेद के बारे में पूछ लेंगे, यजुर्वेद के साथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्रीय ब्राह्मण आते हैं। सामवेद आता है, सामवेद के साथ पंचविश, छठविश और जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद के साथ जो है गोपथ ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये वेदों के बारे में हो गया। ऋग्वेद के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त जो है वो आते हैं। तो 1024 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में जो है वो आते हैं। ऋग्वेद में ये आपको पता चल गया, यजुर्वेद का पता चल गया, सामवेद का पता चल गया, अथर्ववेद का पता चल गया। बस वेदों के बारे में इतनी जानकारी आपके टिप्स पर होनी चाहिए। आगे बोलते हैं व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड। तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, ये मैंने सारे आपको रिवाइज करवाए हुए हैं उत्तीर्ण सीरीज में। अब बोलते हैं नेवी डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल ये नेवी डे जो है दिसंबर महीने में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कभी भी गलत नहीं हुआ होगा अगर आपने उत्तीर्ण सीरीज को फॉलो कर रखा है। अब हमारा एयरफोर्स डे जो है वो इंडिया में कब मनाया जाता है। तो इंडिया में अगर हम एयरफोर्स डे की बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो 8 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। ये एयरफोर्स डे जो है वो हमारा मनाया जाता है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डे के अलावा जो है वो हमने आर्मी डे भी जो है वो पढ़ रखा है। आर्मी डे जो है वो इंडिया में कब मनाया जाता है। तो इंडिया में आर्मी डे जनवरी के महीने में मनाया जाता है और 15 जनवरी को जो है ये आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। हर साल ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको इंडिया के आर्मी, नेवी और इंडिया के जो है वो एयरफोर्स डे के बारे में पता चल गया। अब यहीं से ही क्वेश्चन जोड़ते हैं, नेवी चीफ जो है वो कौन है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में। तो अगर हम इंडियन नेवी के चीफ की बात करते हैं कि वो कौन है, और तो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखें। आर्मी के चीफ जो है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो आर्मी के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनका नाम ध्यान रखना है। अब एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है, एयरफोर्स के जो चीफ इंडिया में प्रेजेंट टाइम में है उनका नाम ध्यान रखना है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जी का नाम भी पता होना चाहिए। अब सीडीएस कौन है, सीडीएस का मतलब क्या है और सीडीएस जो है वो कौन है। अगर हम सीडीएस की बात करते हैं तो इनका मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। इन तीनों डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ हैं वो जनरल अनिल चौहान जो है वो सीडीएस जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं हाउ मेनी सैटेलाइट डज मार्स हैव। तो बोलते हैं मार्स के कितने सैटेलाइट जो है वो आते हैं। अब मार्स के सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो मार्स के 2 सैटेलाइट जो है वो आते हैं। मार्स जो मंगल ग्रह है उसके 2 सैटेलाइट आते हैं। 2 सैटेलाइट जो आते हैं वो कौन आते हैं, उनके नाम क्या हैं। उनके नाम, एक का नाम फोब्स आता है, PHOBOS, एक का नाम फोब्स आता है, एक का नाम डियोम्स आता है। ठीक है, ये आपने दोनों के नाम ध्यान रखने हैं, इन दोनों के नाम क्या क्या हैं और मार्स के कितने सैटेलाइट हैं। कई बार बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फोब्स और डियोम्स जो है वो किसके सैटेलाइट जो है वो आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसके सैटेलाइट जो है वो आते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, परंतु अर्थ का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट आता है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट आता है वो मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो आता है। इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं माजुली रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच रिवर। तो बोलते हैं माजुली रिवर आइलैंड जो है वो कौन से माजुली रिवर आइलैंड जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो है। तो ये जो माजुली रिवर आइलैंड आता है ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब इसके बारे में भी बता दूं कि इसके बारे में भी एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, परंतु सेंस क्वेश्चन की वही रह जाएगी। हट फिर कर थोड़ा सा कंफ्यूज एग्जामिनर जरूर करेगा, डिटेल से पढ़ा होगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये जो है वो चियामदुंग एक ग्लेशियर आता है कैलाश रेंज में, मानसरोवर लेक के समीप, वहां से जो है वो निकलती है। ये लगभग जो है वो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। और उसके बाद जो है ये
तिब्बत से जो है वो इंडिया में प्रवेश करती है। तिब्बत में जो है वो इसको शांगपो नाम से जो है वो जाना जाता है। उसके बाद ये इंडिया में जो है वो प्रवेश कर जाती है। इंडिया में इसकी बहुत सारी सहायक नदियां बनती हैं। इसकी जो सहायक नदियां बनती हैं जिसमें दिबांग और सिकांग और लोहित जो है वो मुख्य आती हैं। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो है वो इसकी ये बनती हैं। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आपने ध्यान रखनी है। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में जो है वो दिबांग, शिकांग और लोहित जो है वो आते हैं। जब ये तीनों ही मिल जाती हैं तो उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी बनकर जो है वो आगे चलती है और आगे जो है वो इंडिया में आकर जो है वो बहती है। अब इसके बाद ये क्या करती है, ये रिवर पद्मा के साथ जो है वो मिल जाती है और पद्मा के साथ जब ये मिलती है तो उसके बाद ये फाइनली जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है वो गिर जाती है। फाइनली ये कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जो है वो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास और भी नदियाँ जो है वो दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो इंडस रिवर जो है वो आपके पास दिया गया है। इंडस भी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड का ही अगर हम बात करें। इंडस को सिंधु नदी भी जो है वो बोलते हैं और ये जो है वो बोखारचू का ग्लेशियर आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बोखारचू ग्लेशियर आता है जहाँ से ये जो है वो निकलती है। कैलाश माउंटेन रेंज में ही जो है वो आता है। इसको तिब्बत में, तिब्बती लैंग्वेज में, तिब्बत में जो है उसको सिंगी खम्बन जो है वो बोलते हैं। सिंगी खम्बन इसको तिब्बती लैंग्वेज में बोलते हैं। आगे हमारे पास गोदावरी नदी जो है वो दी गई है। ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ लिया, इंडस हमने पढ़ लिया। अब गोदावरी नदी के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो जानते हैं। जो गोदावरी नदी है इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये इसको जो है वो दक्षिण गंगा तो बोलते हैं। निकलती कहाँ से, ये जो है वो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकलती है और फाइनली ये डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में जाकर। और गंगा का तो आपको पता ही है कि गंगा जो है ये भी इम्पोर्टेंट नदी है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो है वो निकलती है गंगा नदी। परंतु गंगा नदी के बारे में भी क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सेंस में जो है क्वेश्चन हमेशा ही बने हैं। ये नदी उत्तराखंड से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर, बिहार, वेस्ट बंगाल से होकर जो है वो गुजरती है। ठीक है जी, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये पता चल गया। नमामि गंगे एक परियोजना भी चलाई गई थी, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये 2014 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच फॉर्म इज गॉडेस दुर्गा वर्शिप्ड ऑन द 5th डे ऑफ नवरात्रि। तो देखिए 5 नवरात्रि में 5वीं जो दुर्गा की पूजा होती है कौन सी होती है, तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडे, पंचम स्कंद माता। पंचम नंबर पर आए स्कंद माता, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद षष्टम, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। ये माताएं जो है वो आती हैं। पूरे 9 नवरात्रे होते हैं और पूरी 9 माताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने नाम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। भगवान का नाम एक बार फिर से ले लेते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडे, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। इस तरह से आप ध्यान रखें। आगे बोलते हैं नेम द बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट अंडमान निकोबार। तो बोलते हैं उस वाटर बॉडी का नाम बताइए जो अंडमान निकोबार को जो है वो सेपरेट जो है वो करती है। अंडमान निकोबार को जो है वो कौन सी वाटर बॉडी जो है वो सेपरेट जो है वो करती है, तो अंडमान निकोबार को जो है वो सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाली बॉडी का आपको पता चल गया कि कौन सी बॉडी सेपरेट करती है, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक बे आती है, उसका क्या नाम है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बे आती है वो पाक स्ट्रेट के नाम से जो है वो जानी जाती है। कौन से, पाक स्ट्रेट के नाम से वो जानी जाती है। वैसे यहाँ पर 11 डिग्री चैनल भी दिया गया है। ये जो 11 डिग्री चैनल है ना, ये किसको सेपरेट जो है वो करता है। 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीन दीवी द्वीप को जो है वो कन्नानोर द्वीप से जो है वो अलग करता है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह आता है उसमें जो है ये आते हैं। तो ये इंडिया के लक्षद्वीप के जो है वो अमीन दीवी आइलैंड को जो है वो कन्नौर जो आइलैंड आता है उससे जो है वो अलग करता है। बाकी अंडमान सी यहाँ पर दिया गया है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर दिया गया है। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये इंडिया को जो है वो श्रीलंका के से जो है वो सेपरेट करती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ये गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हुए भी हैं, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट जो है वो करवाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही
सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नए बनाए गए हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, उनका नाम है श्री CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन जो है वो उनका नया नाम है। नए जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो बनाए गए हैं, तो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं CP राधाकृष्णन। दूसरा, CP राधाकृष्णन के अलावा आप क्या बात जो है वो ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो क्लियर हुआ। इनके अलावा आप ध्यान रखिए कि नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कौन है वो है ज्ञानेश कुमार। ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी पता चल गया। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो है वो आपको ये तो पता ही है, इस बारे में तो आप भली भांति परिचित ही हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, वो द्रौपदी मुर्मू आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई थी 1971 में, तो 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु वाज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के तीसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर जो है वो पूछे गए हैं। आपने ध्यान रखना है कि पहले नंबर के चीफ मिनिस्टर जो बने थे वो YS परमार बनाए गए थे। अब अगर हम बात करते हैं ना, 19 जब पहली बार इलेक्शन होते हैं तब चीफ मिनिस्टर कौन बने, तो YS परमार बने। दूसरी बार इलेक्शन हुए तब फिर से YS परमार ही बने। तीसरी बार इलेक्शन हुए तब फिर से YS परमार ही जो है वो बनाए गए थे। फिर YS परमार के द्वारा जब रिजाइन कर दिया गया था तो दूसरे नंबर पर जो बनाए गए थे वो रामलाल ठाकुर जो था वो बनाए गए थे। अब रामलाल ठाकुर का टेन्योर भी थोड़ा सा रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनकर आए वो नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बनकर जो है वो आए शांता कुमार जी। तो शांता कुमार जी जो है वो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हम काउंट करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हु वाज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैंने बताया ना आपको कि थर्ड इन टर्म ऑफ पर्सन अगर आपने देखना हो तो शांता कुमार जी तीसरे नंबर पर आए। शांता कुमार जी से पहले जो है वो पहले नंबर पर जो है वो YS परमार थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ही रामलाल ठाकुर बनाए गए। तीसरे नंबर पर शांता कुमार जी जो था वो बनाए गए थे। ठीक है, ये पता चलता है आपको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस ऑन 25 जून 1945। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला सम्मेलन हुआ था, ये 25 जून 1945 को जो था वो हुआ था। अब ये 25 जून 1945 को होता है। अब बोलते हैं इसके बारे में पूछा गया है। अब इसके बारे में ये पूछते हैं कि इसको जो है वो अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो इसको वेवेल प्लान भी जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, वेवेल प्लान इसको बोला जाता है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि वेवेल प्लान के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन वेवेल प्लान के बारे में सीधा ये बनता है कि ये कौन से ईयर का प्लान है, तो ये 1945 का जो है वो प्लान है। कई बार ना अलग अलग प्लान दे देंगे, उनको क्रोनोलॉजिकली जो है वो ऑर्डर उनका सही करने के लिए दे देंगे। तो ये वेवेल प्लान 1945 का जो है वो प्लान है। इसको जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस भी जो है वो बोला जाता है। ये 1945 की कॉन्फ्रेंस है, 25 जून 1945 को ये हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन वर्ल्ड इज लोकेटेड एट। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो चैल में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चैल कहाँ पर आता है, चैल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आता है। तो सोलन में जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो आता है। अच्छा, ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड के बारे में भी आपको पता चल गया। अब बोलते हैं यहाँ पर कि चैल में ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड आता है। इसके अलावा चैल जो है वो ओल्डेस्ट कैपिटल भी रह चुकी है। पहले ये कैपिटल भी हुआ करती थी, पटियाला की समर कैपिटल ये हुआ करती थी। यहाँ पर महल भी जो है वो महाराजा पटियाला के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बोलते हैं कि ये तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है। तो ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है। ऑप्शन बी सही आंसर। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है, सैचू तुना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है, चंबा में जो है वो गेंगूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, चंबा में कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। इस कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खजियार कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है। आप कमेंट कर कर बताइए ये काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से जिले में जो है वो आती है। जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं वेयर इज नाको लेक। तो नाको लेक कहाँ पर स्थित है। नाको लेक जो है वो किन्नौर में जो है वो स्थित है। लेक के बारे में अगर मैं किन्नौर की ही लेक आपको रिवाइज कर रहा हूँ तो नाको लेक जो है वो फेमस लेक है, ये किन्नौर में जो है वो आती है। सोरंग लेक भी एक आती है, ये भी जो है वो किन्नौर में ही जो है वो आती है। तो नाको और सोरंग ये दो झीलें जो है वो हो गई किन्नौर की,
इनके बारे में पता चल गया। आगे बोलते हैं हु इनॉग्रेटेड द शिमला कालका रेलवे ट्रैक ऑन 9 नवंबर 1903। ये जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसको 9 नवंबर 1903 को इनॉग्रेट किया गया था। इसको किसके द्वारा जो था वो इनॉग्रेट किया गया था? तो इसको इनॉग्रेट जो किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो किया गया था 1905 में। उस टाइम की ये बात है जब लॉर्ड कर्जन वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे और वाइसराय ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। दूसरा ध्यान रखना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन भी जो था वो हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये जो है वो 96 किलोमीटर लंबी जो है वो आती है। 96.54 किलोमीटर लंबी जो है ये आती है। इसके जो बनाने वाले इंजीनियर थे वो थे MS हैरिंगटन और इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। 2008 में ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिम ऊर्जा वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो हिम ऊर्जा पता नाम से ही पता चल रहा है कि हिम ऊर्जा जो है वो किस फील्ड में जो है वो काम करता होगा। हिम ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में जो है वो काम करता है। हिम ऊर्जा पता चल गया आपको रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में काम करता है। और हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है हिमाचल प्रदेश की एक, ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, उनको प्रमोट करने के लिए जो है वो काम करती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज ऑथर ऑफ हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक किताब है। अब बोलते हैं इस हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब के जो है वो लेखक कौन है। किताबों के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है और अगर आपने रेगुलर हमें फॉलो किया है तो किताबें आपकी कभी भी गलत नहीं हो सकती, खासकर जो बेसिक किताबें जो है वो आती हैं। तो हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये देवराज शर्मा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब जब हम बात किताबों की कर ही रहे हैं और किताबों के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि देवराज शर्मा के द्वारा हिमाचल प्रदेश परिचय किताब लिखी गई है। हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम हिमाचल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किताब की बात कर रहे हैं तो एक किताब है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो बिलासपुर के अंतिम राजा थे जिनका नाम जो था वो अनंत चंद था, उनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन ICC वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2025 हु लीड द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो बोलते हैं कि ICC महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2025 में जो बोलते हैं कि जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसको लीड करने वाली जो महिला है वो कौन है? वो हरमनप्रीत कौर आती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर वॉज फर्स्ट रेडियो स्टेशन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन जो है वो कब जो है वो सेटअप किया गया था? अब ये रेडियो स्टेशन जो था वो कहाँ पर सेटअप किया गया था ये पूछा गया है। तो हिमाचल का पहला रेडियो स्टेशन जो है वो शिमला में सेटअप किया गया था। मिशन एलाइड में भी इसके बारे में हम बहुत बार हिमाचल जीके का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं हु वॉन द 2025 नोबेल पीस प्राइज। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ रखा है। मारिया कोरिना मचादो को ये दिया गया है। मारिया कोरिना मचादो का नाम जो है वो हमने पढ़ रखा है और उत्तीर्ण सीरीज में बाकायदा मैंने बड़ा जोर देकर बताया था आपको कि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उत्तीर्ण सीरीज का जो है वो अगर आपने पार्ट देखना है तो P59 पार्ट जो है वो देख लेना। उसमें पहला ही क्वेश्चन ये रिवाइज हुआ है कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो मारिया कोरिना मचादो को दिया गया है। वेनेजुला के ये पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए जो है काम किया है, ये भी मैंने आपको बताया था। आगे बोलते हैं हु गॉट द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। तो इस 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो है वो कटहल फिल्म को जो है वो मिला है। कटहल फिल्म आपने ध्यान रखनी है, तो कटहल फिल्म के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ऑप्शन सी करंट अफेयर का आसान क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग। तो CEO ऑफ नीति आयोग जो है वो BVR सुब्रमण्यम आते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। करेंसी ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी की करेंसी क्या है? जर्मनी की करेंसी यूरो जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखनी है। जर्मनी की अगर हम बात करें कि जर्मनी की करेंसी आपने पढ़ ली, परंतु जर्मनी की जो है वो कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए कि जर्मनी की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जर्मनी की जो कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन में जो है वो आती है। अब बर्लिन के बारे में भी क्या कुछ जानने को है? तो
बर्लिन जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है? हम नदियों के बारे में ऊपर पढ़ भी रहे थे, तो बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे जो है वो स्थित है। स्प्री नदी के किनारे ये बर्लिन स्थित है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टुलिप फ्लावर। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो फेमस है जो टुलिप फ्लावर होते हैं उनके कल्टीवेशन के लिए। टुलिप गार्डन हमने देखा है कि इंडिया में भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, अलग अलग जगहों पर टुलिप गार्डन जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो नीदरलैंड कंट्री को जो है वो मोस्ट फेमसली जो है वो जाना जाता है। चलो नीदरलैंड के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ पर है और इसकी करेंसी जो है वो क्या है। ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है, नीदरलैंड की कैपिटल एंड करेंसी। आगे बोलते हैं हाउ मैनी कंट्रीज डज द सहारा डिजर्ट टच। तो बोलते हैं सहारा डिजर्ट जो है, सहारा रेगिस्तान जो है वो कितने देशों को छूता है। तो सहारा डिजर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये जो है वो 11 कंट्रीज को टच करता है, जिसमें अल्जेरिया, चैद रिपब्लिक, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारुतिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा, ये सब जो है वो आ जाती हैं। तो 11 कंट्रीज को जो है कवर करता है, ये आपने ध्यान रखना है। और एरिया नॉर्थ अफ्रीका का ये कवर करता है, जिसमें ये 31% ऑफ दिस कॉन्टिनेंट जो है ये कवर करता है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंटर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है वो कब अपना एंट्री जो है वो की गई थी। अब बोलते हैं कि यूएसए के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में कब जो है वो एंटर किया गया। अब वैसे तो अगर हम बात करें कि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में एंटर किया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, 1939 में स्टार्ट हो गया था, परंतु यूएसए बाद में आकर यहाँ पर एंटर करता है। अब यूएसए यहाँ पर जो एंटर करता है 1941 में भी, ये जो है वो दिसंबर महीने में 8 तारीख के करीब, 8 दिसंबर 1941 को जो है वो यहाँ पर एंटर करता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो कब से लेकर कब तक जो था वो चला था। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1939 में स्टार्ट हो गया, 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ये समाप्त हो गया था। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में पता चल गया। आगे बोला गया है, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर ये ब्लर हो गया है थोड़ा सा, परंतु ओपेक का हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है कि ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर आता है वो वियना में आता है। जो क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ भी रहे थे कि वियना कौन सी नदी के किनारे स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और वियना जो है वो इस ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वो वियना में स्थित है। और ओपेक की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है कि ओपेक की स्थापना जो था वो कब की गई थी। ओपेक जो है वो बनाया कौन से ईयर में गया था, तो 1960 में जो था ये ओपेक जो था वो बनाया गया था 1960 में। ये भी पता चल गया, इसका हेडक्वार्टर भी पता चल गया। बाकी इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होंगे वो आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।